Hello and welcome to this very interesting and important conversation that we are having with the Minister for Environment, Forest and Climate, Mr. Bhupendra Yadav. Thank you so much, Minister Yadav, for speaking to India Foundation. And I take this opportunity to start by asking about, I think, one of the biggest things that we are talking about right now, which is around the COP26 milestones, decisions that have been taken. But more importantly, the parallel narrative that is being built about how India pulled down a collective effort. How do you first view that larger effort that is currently on, and then we get on to the nitty-gritties of India's position in that? यूएनएफसीसी की जो बातचीत है उसका एक बड़ा मुकाम आया जब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। इन प्रिंसिपली पेरिस एग्रीमेंट को दुनिया के सभी देशों ने स्वीकार किया। पेरिस एग्रीमेंट की जो स्पिरिट थी वो दो स्पिरिट थी। फर्स्ट इज CBDR एंड सेकंड इज द क्लाइमेट फाइनेंस। दुनिया में बढ़ते हुए तापमान के कारण दुनिया के सभी देश इस बात पर चिंतित थे कि इसके मिटिगेशन और एडेप्टेशन के उपाय करने चाहिए, लेकिन उपाय किस प्रकार से करने चाहिए उसके लिए कहा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबका टारगेट एक है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाया जाए, पर हर देश को अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए जो NDCs में भी लक्ष्य तय किए गए वो देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय परिस्थितियों, नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तय किए। और दूसरा, दुनिया के बड़े देशों ने ये कहा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कार्बन स्पेस को घेरा, कि इसका हम कंपनसेशन और क्लाइमेट फाइनेंस देंगे। और इसलिए ग्लासगो में जब ये विषय आया तो ये कहा गया कि कॉमन व डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दुनिया में हर देश को एनर्जी के प्रोडक्शन में निर्णय लेने का हक है। और क्लाइमेट जस्टिस का एक जो बड़ा अर्थ है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन भी है। सो जो आप फॉसिल फ्यूल, हिंदुस्तान तो वह देश है जो फॉसिल फ्यूल पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। हमारा पेट्रोल और डीजल का टैक्स तो सबसे ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हम 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला की सब्सिडी देते हैं, और एक तरीके से बायोफ्यूल जलने से उनके कमरे के अंदर जो धुआं होता है उसको वो कम करता है। सो ये 12 करोड़ महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लेकर के आया है। और इसलिए हमारा ये कहना था, और हमारा ही नहीं, हमारे साथ जो बेसिक कंट्री के देश थे, जो बेसिक का हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें भारत भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, चाइना भी है, उसके अलावा भी जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सबका ये कहना था कि CBDR के प्रिंसिपल को माना जाए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्कमस्टांसेस, एंड सब्सिडी विल बी कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द लोकल सोसाइटी। सो हमने तो उसी प्रिंसिपल को डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ को दुनिया के सामने रखा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक, जब मैंने कहा कि नैरेटिव बन रही है, आप ये देखें कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशन US से शायद 1/7 या 1/8 है, उसी हिसाब से चीन से और भी कम है। चीन जितना बड़ा पोल्यूटर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम कदम उसे उठाने चाहिए। बट लेकिन जब बात की गई COP26 में, तो इंडिया को इन देशों के साथ जोड़ा गया, चाइना के साथ जोड़ा गया, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स को थोड़ा अंडरमाइन करता है। क्या आपको ऐसा लगता है? भारत दुनिया के उन देशों में है जिन्होंने पेरिस में जो अपने NDCs डिक्लेयर किए थे उनको अचीव किया, और अचीव ही नहीं किया, हमने एम्बिशियस टारगेट भी फिक्स किए। हम अपने रिन्यूएबल की कैपेसिटी में 165 गीगावाट पे आए। हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य दिया, और इससे पहले भी हमने पहले ही 450 गीगावाट को कहा था। हमने कहा कि हम अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को 40% करेंगे, हमने अचीव किया, अब हम 50% पे जा रहे हैं। हमने कहा कि हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे, हमने रिड्यूस किया। और सबसे बड़ी बात है, इस बार जो NDCs हम लोगों ने
अभी तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पंचामृत हुए, उसमें भारत ने दुनिया में एक नई एक्शन ओरिएंटेड नज़ीर प्रस्तुत की कि हम 2030 तक जो कार्बन एमिशन डेवलपमेंट के कारण होता, उसमें हम 1 बिलियन टन की कटौती करेंगे। इट्स ए क्यूमुलेटिव फैक्ट, और हमने इसको बहुत साइंटिफिकली करा है। तो हम विज़न के साथ एक्शन में भी विश्वास करते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद 3 बड़े एक्शन प्रोग्राम्स में भारत शामिल है। पहला, फ्रांस के साथ हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हैं, और आज दुनिया के 102 देश सदस्य बने। और ग्लासगो में सबसे बड़ी बात हुई, केवल ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं, अब ये 1 सन 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड की ओर चल पड़ा है। और इसके लिए भी आज फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये इसके लिए भी आज भारत के इस इनिशिएटिव पे आगे आए। दूसरा, जो सेक्टर सीमेंट से लेके एल्युमिनियम के सेक्टर, जो बड़े सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, वहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, और उसके लिए स्वीडन के साथ लीड आईटी का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें भी दुनिया के कॉरपोरेट्स, देश इकट्ठे होकर के विचार कर रहे हैं। और तीसरा, यूके के साथ जो डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भारत का जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी भारत अच्छा काम कर रहा है। और इस बार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी ने साथ आकर के जो छोटे देश हैं उनको आइरिस के प्लेटफॉर्म के नाते जो उनको वल्नरेबिलिटी है उसमें मदद देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है, जो भारत के विज़न और एक्शन दोनों को दिखाता है। आपके हिसाब से अगले 5, 6, 8 साल में क्या ऐसे मुख्य कदम हैं जो भारत को लेने पड़ेंगे, और क्या ऐसे मुख्य कदम हैं जिसमें दुनिया को एक साथ आगे काम करना होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिखाया, जो पंचामृत का लक्ष्य है, वो एक विषय है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप ग्रीन की ओर कैसे जाएंगे? हम सोलर में भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्लस भारत ने एक हाइड्रोजन मिशन को भी शुरू करा है। फिर एडेप्टेशन में लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस को कैसे चेंज कर रहे हैं, फिर ग्लोबल शिंक कैसे बढ़ा रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़, जिनकी मॉरल न केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका प्लेज भी है, उनको इस विषय में आगे आना चाहिए। और दुनिया में जो कार्बन एमिशन उन्होंने किया है, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग हुई है, उस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको स्वीकार करना चाहिए। और भारत इस मामले में दुनिया के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का नेतृत्व भी करता है। मुझे लगता है इस मामले में डेवलप कंट्रीज़ को अगर आगे बढ़ना है तो एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि देखिए, आप वही 2009 के लेवल की फंडिंग की बात नहीं कर सकते 2021 में और 2030 में। तो उसके लिए किस तरह से पुश किया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं? डेवलप्ड कंट्रीज, यस, फंडिंग को लेके, यस। पहला विषय है, ये भारत का एक दबाव था। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि सब मिलकर के कैसे लड़ें, तो प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया लाइफ का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का, उसको करने के लिए इस बार अगर 6-7 निर्णय हुए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ सशक्त तरीके से उठाने के कारण हुए हैं। पहला, ग्लासगो में सब डेवलप्ड कंट्री ने डीप रिग्रेट कहा कि हम ये फाइनेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। डीप रिग्रेट के साथ उनको एक्शन में भी आना पड़ेगा। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस की क्या परिभाषा तय हो, इसके लिए इस बार एक एडॉक कमेटी की बात हुई है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी कंटिन्यू रखने की बात की गई है। एडेप्टेशन को लेकर के भी ग्लासगो से लेकर शर्म एल शेख का एक दस्तावेज बनाने की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो शुरू से मानना था कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो CDM और CMR हुए हैं, उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो आप कार्बन क्रेडिट का विषय उठाना चाहते हैं, उसके लिए क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। हमारा मानना है कि इस बार जो आर्टिकल 6 की जो रूल बुक तैयार हुई है, उसमें इन सारे विषयों पे जो डेवलपिंग कंट्री और भारत की जो बात थी, उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया गया। पर हमारा मानना है फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी जिम्मेदारी में आगे आना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि 1.2 बिलियन यूरोस की अभी एक फंडिंग की बात हुई, इसके बाद भी आपको लगता है कि जो इंडिया ने, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट लीडरशिप की जो बात की है, इससे एक पुश मिलेगा जो फंडिंग जो की इशू है वो सॉल्व करने के लिए?
फंडिंग में तो मेरा ये भी मानना है कि क्लाइमेट फाइनेंस पे और क्लैरिटी होने की आवश्यकता है और उसको तेज़ी के साथ होना चाहिए। जहाँ तक इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात है, इंडिया ने अपने न केवल लक्ष्यों को किया है बल्कि पूरा करने का भी काम किया है। और क्लाइमेट चेंज में सबसे एक जो बड़ा खतरा है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड का। आज हमारी 8 मिनिस्ट्रीज़ का जॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। आज एनकैप जैसा हम एयर पोल्यूशन को लेकर के बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे 10 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को लेकर के हम काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के और जितने भी ऊर्जा, उन्नति, उज्ज्वला, एग्रीकल्चर को लेकर के हम सा काम कर रहे हैं, ये सब जो आने वाली दुनिया में नई टेक्निक, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस, मिटिगेशन मेजर्स के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो भारत के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। क्या हमें इन्वायरमेंट को लेके एक अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा? वी नीड टू बी मोर केयरफुल, कॉन्शियस एंड अवेयर कि देखिए, जब हम इन्वायरमेंट या क्लाइमेट की बात करते हैं, वो आज की तारीख में सबसे बड़ा एक चुनौती है दुनिया के लिए। क्या आपको लगता है वो एक लार्जर लेवल पे हुआ नहीं है, जिसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, बट आपको लगता है इसमें और एक सिविल सोसाइटी की तरफ से, एकेडमिक्स की तरफ से, रिसर्च की तरफ से वहाँ और एक काम होने की ज़रूरत है? नहीं, एनवायरनमेंट अवेयरनेस तो आनी चाहिए, एनवायरनमेंट एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस का विषय आगे आना चाहिए। और जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है कि दुनिया की 17% आबादी होने के बाद भी हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 4% है, तो पर कैपिटा तो हमारा बहुत कम है। तो ये लाइफ स्टाइल का विषय है, वो लाइफ स्टाइल के विषय को आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाइफ स्टाइल के विषय को आगे बढ़ाया है। लेकिन लाइफ स्टाइल के विषय को आगे बढ़ाने के साथ अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने फ्लोरा फोना, अपने बाकी विषयों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए और दुनिया को तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र में उन ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जाना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। लेकिन उसके साथ साथ देश को अपने नागरिकों के प्रति भी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें सभी देशों को साथ मिल करके काम करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर ये कभी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को नहीं देखता है, ये तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए हर एक को कंट्रीब्यूशन अपने नेशनल सर्कमस्टांस के हिसाब से देना चाहिए। भारत इस बात को मानता है, इसकी मान्यता भी देता है। क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट चेंज का इम्पॉर्टेंट भाग है। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी क्लाइमेट जस्टिस का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए ही हर देश को काम करना होगा। और टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का रोड मैप आगे आना चाहिए और क्या इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स वे फॉरवर्ड रहेंगी या ये B2B सेगमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में रहेगा, किस तरह से होगा ये? इसमें सभी तरह का ओपन आना चाहिए। दुनिया में जिस तरीके से आज डिजिटली हम लोग एम्पावर्ड हुए हैं, इसलिए ट्रांसफ़र होना, नॉलेज बेस होना, नॉलेज शेयरिंग होना ये कोई बात नहीं है, लेकिन नॉलेज शेयरिंग के लिए ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और ज़्यादा पुअर फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। क्या ग्रीन हब्स एक ऐसा आइडिया होगा जिसको सरकार शायद और आगे फोकस करेगी, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही तरीके का एस्पेक्ट हो सकता है, सोल्यूशन 360 डिग्रीज चाहिए हमको? सोल्यूशन 360 डिग्री चाहिए, ग्रीन श्रृंग बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, जो एग्रीकल्चर टेक्निक में बदलाव हैं, जो नए सिटीज़ हैं, उनमें जिस प्रकार से नई जो गैसेज हैं उनके बढ़ने वाले ख़तरे हैं, उनको भी ध्यान देखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कुछ अभी जो पूरा ये जो पृथ्वी है ये गैस के आवरण में ही है। अब इसमें CO2 के कारण बाकी गैसेस का भी बहुत बड़ा असर है, लेकिन उसमें भी हर देश को अपनी नेशनल सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा। और अभी पिछले ही 2-3 महीने पहले हमारे देश की कैबिनेट ने जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो एयर कंडीशन की गैसेस को बाद में ख़त्म करने की बात है, हमारी कैबिनेट ने उसको भी मंजूर किया है। इस प्रकार के निर्णय पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए आगे बढ़ने चाहिए। और इसलिए इस बार जो ग्लासगो में लॉस एंड डैमेजेस की बात हुई और टाइम फ्रेमवर्क की बात हुई और जो इसको मेज़रमेंट करने के तरीके की बात हुई, उसमें भारत का ये कहना था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैपेसिटी भी देनी चाहिए, फाइनेंस भी देना चाहिए, जिसको वो देने को तैयार हुआ। और मेरे को लगता है ये दुनिया के बढ़ते हुए तापमान के खतरे को मापने के लिए अगर ये फ्रेमवर्क हमारा ज़्यादा मजबूत होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से आने वाले खतरे को समझते हुए दुनिया के सभी देश सम्मिलित तरीके से इस पर कदम उठा सकेंगे।
अगर हम भारत की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है एयर पोल्यूशन को लेके, और अब वो एक चैलेंज से बढ़ के, चुनौती से बढ़ के अब एक इमरजेंसी की स्थिति में आ चुका है। इसमें आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने चाहिए, कितना रोल स्टेट्स के साथ फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर में रहेगा, और क्या इसका सोल्यूशन है या पीपल आर गोइंग टू कंटिन्यू टू स्ट्रगल? नहीं, इसका सॉल्यूशन है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दो डिफरेंट, ट्रू, एब्सोल्युटली, यस। लेकिन आपने जो कि प्रश्न पूछा है और भारत के संदर्भ में पूछा है, अभी 15 फाइनेंस कमीशन ने 4,400 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किए हैं, और जो हमने राज्यों को देना शुरू भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम भी शुरू किया, और अभी हमने उसकी रीजनल अनुसार मीटिंग भी शुरू करी है। अभी पहली मीटिंग हमने मुंबई में करी है, बाकी मीटिंग हम देश के सारे भागों में करने वाले हैं। हमने देश में 138 सिटीज़ को चुना है जो कि एयर पोल्यूशन से प्रभावित है। वहाँ की म्यूनिसिपलिटीज़ के साथ हम लोगों ने MOU किए हैं, और हमने एक सर्टन गाइडलाइन उनके लिए तय करी है, चाहे वो गार्बेज जलाने का विषय हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन का विषय हो, चाहे डस्ट पोल्यूशन का विषय हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट के मिटिगेशन का विषय हो, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का विषय हो। उसके लिए हमने एक सर्टन प्रोग्राम्स उनके सामने चेकआउट किए हैं, और उधर हमने एक मेजरमेंट का विषय भी किया है। दूसरा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में हमने प्राणा करके एक पोर्टल लगाया है, और प्राणा पोर्टल को भी हमने एक तरीके से लोगों की अवेयरनेस के लिए लागू किया है। और भारत सरकार के द्वारा दिल्ली के NCR एरिया में एक विशेष एक्ट लाया गया है। पहली बार हमने कानूनी रूप से जो एयर शेड है, उस एयर शेड को मान्यता दी है। और दिल्ली के भी पॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो हम BS4 से BS6 पेट्रोल की तरफ आए हैं। हम देश में स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के आए हैं। दिल्ली में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम किया है। उसके साथ साथ डस्ट पॉल्यूशन के लिए हमने मेजरमेंट करे हैं। दिल्ली में पूरा हम इंडस्ट्री को PNG पर ले जा रहे हैं, तो कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको करने का काम किया है। और अभी कुछ ही दिनों में हमारे जो नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसमें टेक्निकल और एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो एक बड़ा प्रोग्राम भी दिल्ली के और NCR के पोल्यूशन को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पोल्यूशन इस बार पराली से होता था, उसमें कुछ नए प्रयोग किए गए हैं। पहला, हम लोगों ने पराली के लिए मशीनें दे करके उसको समाप्त करने का काम किया। लगभग 700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया। दूसरा, पराली में हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर और सरकार ने अपनी तरफ से भी डीकम्पोजिशन का काम किया, ताकि वो एक तरीके से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। और लगभग 1 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में, 1 लाख एकड़ ज़मीन हरियाणा में और 6 लाख एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश में ये काम किया गया। तीसरा जो है, इसको बायोफ्यूल में इस्तेमाल करने के लिए तो लगभग 1500 टन NTPC ने खरीदा, लेकिन NTPC का टेंडर बहुत बड़ा था। और अभी फ्यूचर में इसके जो पशु आहार के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए इस बार कच्छ में और पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पर चारा नहीं है लेकिन पशु बड़ी संख्या में है, वहाँ पर इसको भेजने के लिए बहुत छोटे स्तर पर प्रयोग हुआ, लेकिन ये भी एक प्रयोग हुआ। और अभी COP26 में भारत के एक नौजवान को जो पुरस्कार मिला, उसने टकाचार करके एक फर्म बनाई, जिसमें इसको काटते समय ही इसको एक तरीके से प्रोडक्ट में बदल के और सीधा बायोफ्यूल के लिए भेज सके। भविष्य में इस प्रकार के और भी नए प्रयोग होंगे, लेकिन हमने किसानों को इस ओर प्रेरित किया कि पराली को आप केवल ना जलाएं, पराली को आप एक तरीके से इसको भी अपनी उत्पादन का और अपने आमदनी का जरिया करें, इसका खाद के रूप में प्रयोग करें। तो इस बार ये जो 4-5 प्रयोग हुए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 में आपके मंत्रालय की ओर से क्या ऐसे 2-3 पहल होंगी जो आपको लगता है, रेजोल्यूशंस नहीं होंगे, बट आपको लगता है कुड बी योर डिफाइनिंग ईयर आफ्टर COP26, आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड दिस ईयर? सबसे पहली बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा 2 एक्ट में परिवर्तन लाए गए हैं, जो अभी संसद के अंतर्गत कमेटीज़ को भेजे गए हैं। पहला, हम वाइल्ड लाइफ एक्ट में साइटस की जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको मान्यता देते हुए अपने देश में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा ट्राइबल और किसान
वो भारत की जैव विविधता से संपन्न बन सकता है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उधर इनोवेशन और एकेडमिक रिसर्च हो के उनकी उत्पादकता बढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, भारत में बहुत सारी झीलें हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 75 झीलों को रामासर कन्वेंशन का स्तर दिलाएं। अभी तक 47 झीलों को हम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। हमारे जो 10 बीचेस हैं वो ब्लू टैग मिला है, उनको और प्रिजर्व करने का काम हम लोग, इसलिए वेस्टर्न घाट के विषय पे भी हम लोग काम करने पे लगे हुए हैं। पूरे देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये पूरे देश के लिए हमारा जो है, इसको हम और सघनता के साथ करने के काम पे जो है वो हम लगे हुए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जैसे बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जैसे हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो देश के लिए बहुत समृद्ध रूप से जैव विविधता के और जीव विविधता के विषयों को रखते हैं। इनको भी हम मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को एक्रेडिटेशन मिला है, तो उसको हम और अच्छे तरीके से करने के काम पे लगे हुए हैं। और हमारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेकर के नेचर फ्रेंडली और डेवलपमेंट बेस्ड करने के लिए हम अपने परिवेश जैसे पोर्टल को और उन्नत बनाने के लिए काम में लगे। और मुझे लगता है इन परिणामों से हम देश की जैव विविधता को भी बचाएंगे, देश की फॉरेस्ट को भी हम ज़्यादा हरा भरा करेंगे और देश में एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। That was Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav speaking to India Foundation, speaking to me on what could be the big highlights of the ministry, of the minister as he moves after the COP26 achievements for India, what lies ahead, the roadmap. We wish him all the very best.